हैं वो हमारे सामने होते हैं जो कि इस डिलीवरेबल के रिलेटेड होंगे, और वर्क परफॉर्मेंस डाटा होता है। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हम अपने डिलीवरेबल्स, वो कोई भी किसी भी किस्म में हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो किसी किस्म की डायग्राम हो सकती है, वो कोई पार्ट ऑफ एप्लीकेशन हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, तो वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, उसको हमने अप्रूव करवाना है और अप्रूव करवाने के बाद फिर आगे चलना है। तो इसके लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं उसमें सबसे पहले लिखी हुई है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल जरा इस चीज को देखिएगा और नोट कीजिएगा। जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं ये बुक में उस तरह से नहीं है, इस वजह से इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि जो चीजों की अप्रूवल होती है या इनको एक्सेप्ट करवाने का के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, उनकी एक छोटी सी लिस्ट है कि उस प्रोसेस में से हम गुजरते हैं, उसको जरा नोट कीजिए। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का अगर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो वहां पर भी डिस्कस होगा कि जब भी हमें कोई काम असेस करना होता है, एवेल्युएट करना होता है, तो हमारे पास ये 4 किस्म की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जिनको हम 1 बाय 1 या एक खास तरतीब के साथ जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनको ओवरऑल कहा जाता है रिव्यूज की टेक्निक्स। ये 4 मेनली दीज आर 4 टेक्निक्स ऑफ रिव्यूज। किसी भी काम को रिव्यू करना, उसको इंस्पेक्ट करना, एवेल्युएट करना, असेस करने की हमारे पास ये 4 ऑप्शंस होती हैं, यहाँ 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। उसमें पहला होता है जिसको हम कहते हैं डेस्क चेक। डेस्क चेक क्या होता है कि अपने काम को खुद चेक करना, अपने ही काम को, यानी कि जिसने कोई डिलीवरेबल बनाया है, कोई काम किया है, कोई एप्लीकेशन लिखी है, कोई डायग्राम बनाई है, कोई प्लान बनाया है, किसी किस्म का काम किया है, तो जाहिर है कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी आप कोई काम कर लेते हैं तो आप अपने काम को खुद से चेक करते हैं कि वो सही हो चुका है कि नहीं हो चुका, उसके ऑब्जेक्टिव्स मुकम्मल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो जब आप अपने काम को खुद से चेक कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज डेस्क चेक। ये पहला स्टेप होता है, या कह लें पहली किस्म होती है रिव्यू की। ये इनफॉर्मल जैसे आप करते हैं, आप अपनी कोडिंग करते हैं, जैसे कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं, उसको चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं, वैल्यूज देते हैं, देखते हैं कोई सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसकी आपको प्रॉपर फॉर्मल किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, लेकिन आप अपना एक कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं और सही काम अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इसको हम डेस्क चेक कहते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है जिसको बडी चेक कहा जाता है। बडी चेक, BUDDY चेक। बड़ी चेक क्या होता है कि आपने अपना काम किया, खुद चेक कर लिया, उसके बाद आप अपने पीयर के अंदर किसी पर्सन को कहते हैं, जैसे आप क्लास फेलोज हैं, लैब में बैठे काम कर रहे हैं, तो आपने अपना काम कर लिया, चेक कर लिया, उसके बाद एक दोस्त आता है या साथ बैठा हुआ है तो उसको कहते हैं यार तो जरा देखना मैंने ये काम कर लिया, ये सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर अपनी इसमें फीडबैक दें। तो वो भी उसको कैजुअली सा देखता है, चेक करता है, करने के बाद आपको बताता है कि हाँ ये ठीक काम हो रहा है, या वो कहता है कि इसमें इस चीज को इम्प्रूव कर लो, तो आप उस चीज को भी बेहतर कर लेते हैं। तो अगर आप पीयर के ऊपर किसी पर्सन से राय लेते हैं, चेक करवाते हैं, असेसमेंट करवाते हैं, तो दैट इज नोन एज द बडी चेक। अगेन इसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आ जाएगी डेस्क चेक से के साथ कंपैरिजन करते हुए, यानी वो मुकम्मल फॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो कैजुअल सही है, लेकिन ये थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा आप उसमें कह लें कि थोड़ा बेहतर तरीके के साथ अपने जो दोस्त है या पीयर के अंदर पर्सन है उसको साथ कंसंट्रेट करवाएंगे, फोकस करवाएंगे कि मैंने ये काम किया, इस तरीके के साथ किया, तो जरा चेक करें इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की है, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। तो दिस इज नोन एज द बडी चेक। तीसरा होता है विच इज नोन एज वॉक थ्रू। वॉक थ्रू जो है वो पहले दोनों ऑप्शन से ज्यादा थोड़ा सा फॉर्मलाइज हो जाएगा। वॉक थ्रू क्या होता है, ये एक तरह की प्रेजेंटेशन होती है। आप करते क्या है कि आपने काम किया, काम करने के बाद फौरी तौर पे देखते हैं कि इस काम के ऊपर बेहतर तरीके के साथ राय आपकी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में या ब्रांच में या टीम में कौन कौन पर्सन दे सकते हैं। ये मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं। उनको फौरी तौर पे रन टाइम के ऊपर आप कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब ये काम उसका वॉक थ्रू करना है। तो वॉक थ्रू के लिए ज़ाहिर है कि एक कमरा होगा जहाँ पे प्रेजेंटेशन दी जा सकती है, वहाँ पे इस तरह की एनवायरनमेंट ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई होती है, या ऐसे मीटिंग रूम्स होते हैं जिनके अंदर जाके आप इनका टाइम एक उसी वक्त का 1 घंटे के बाद का या आधे घंटे के बाद का या 2 घंटे के बाद का दे देते हैं सारे रिलेटेड पर्सन को। वो पर्सन जो है वो सारे वहाँ पे आ जाते हैं और इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, इसमें कोई एजेंडा नहीं होता। आप उसके अंदर
मिनिमम टाइम के अंदर, जितना कम से कम टाइम हो सकता है, अपने काम को प्रेजेंट करते हैं कि ये जनाब मैंने काम किया है, और काम करने के बाद फिर उनसे राय मांगते हैं। वो फिर उसके ऊपर ओपनली डिस्कशंस करते हैं, और वो डिस्कशन जो है वो रिलेटेड भी हो सकती हैं, अनरिलेटेड भी हो सकती हैं। तो उसमें जो मॉडरेटर होता है या जो आप प्रेजेंट करने वाले होते हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप फोकस जो है उस वॉक थ्रू का वो बरकरार रखें, और सही फीडबैक, रिलेटेड फीडबैक कम से कम टाइम के अंदर उनसे लेके आगे चल सकें। तो वॉक थ्रू जो है ये पहले वाली दोनों किस्म, डैश चेक और बड़ी चेक से थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मलाइज हो जाता है और रन टाइम पे होता है। इसमें प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं और आप ज्यादा कंक्रीट किस्म की राय ले सकते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ रिव्यूज। तो दिस इज द वॉक थ्रू। चौथी है जो कि असल में ये टूल एंड टेक्निक के अंदर भी आ रही है, जिसपे हम डिस्कस करना चाह रहे थे, दैट इज द इंस्पेक्शन। दिस इज द मोस्ट you can say formalized way of validate scope। ये है टेक्निक जो सबसे ज्यादा फॉर्मलाइज्ड है, ये प्रॉपरली प्लान्ड होती है। इसमें रिलेटेड पर्संस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि सही तौर पर राय दे सकते हैं। उनके साथ आप एजेंडा तय करते हैं, उनको शुरू के अंदर सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि वो उनकी तैयारी करके आए। फिर आप उनके लिहाज से मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, उन पर्सनस को डिप्यूट किया जाता है। इनको नोट कर लें, इंस्पेक्शन के अंदर जनरली तौर पे 4 किस्म के रोल होते हैं। एक होता है प्रेजेंटर का, जो कि ऑथर होता है, जिसने डिलीवरेबल बनाया हुआ होता है, वो पर्सन होता है। फिर इसके अंदर इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं, जो कि उसके ऊपर राय देंगे, फीडबैक देंगे। तीसरा जो है इसके अंदर राइटर होता है, जो कि सारी की सारी इंस्पेक्शन के दौरान होने वाली चीज़ों को राइट अप करता है, नोट करता है, उसके मिनट्स बनाता है। चौथा जो होता है वो इसके अंदर ऑथर, इंस्पेक्टर, राइटर। इंस्पेक्टर जो होते हैं वो एटलीस्ट 2 होते हैं जी, एटलीस्ट 2 इंस्पेक्टर्स रखने होते हैं। तो ये 4 पर्सन टोटल हो जाते हैं जिनके लिहाज से वहां पे रोल दिए गए होते हैं। उसके अलावा कोशिश की जाती है कि जो इंस्पेक्शन की एनवायरनमेंट होती है वो फुल फैसिलिटेटेड हो। जैसे हमने डिस्कस किया था फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स के अंदर, ये उसी तरह की एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो मल्टीमीडिया है, इस तरीके के साथ खाने पीने की चीज़ें, इस तरह की सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। और ये फॉर्मल तरीके के साथ सारी एग्जीक्यूट होती है। जो राइटर इसमें ऑथर होता है वो प्रेजेंट करता है अपने काम को, और उसके बाद आराम से कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। फिर इंस्पेक्टर जो हैं वो थारोली आपके काम को एवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं और अपने फीडबैक देते हैं कि ये इसके अंदर चीज़ें किस तरीके के साथ आ रही हैं और वो सही है कि नहीं है, इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है कि नहीं है, और इसको किस तरीके के साथ अप्रूव किया जा सकता है। और राइटर जो है वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है बाय यूजिंग ऑल दी टेक्नोलॉजी एंड आल्सो दी फैसिलिटीज अवेलेबल, और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और उसके बाद जब ये पूरी की पूरी इंस्पेक्शन की मीटिंग खत्म होती है तो फिर अपने आप अपनी वर्क स्पेस के ऊपर जाकर उसको थारोली देख लेते हैं, और अगर वो सारी की सारी चीज़ें इंस्पेक्टर्स ने अप्रूव कर दी हैं या उनके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि दीज आर अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स, तो फिर आप उसका फॉर्मल प्रोसीजर तय करते हो, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर देते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर फिर उसको कस्टमर के साथ मिलके एक्सेप्टेंस लेवल पे ले जाते हैं। तो ये जनाब आप देख सकते हैं, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस होती हैं रिव्यूज की, जिनके जरिए से हम करते हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ चल रही होती है, जिस तरह की ज़रूरत होती है, उस तरह के ऑप्शंस की ज़रूरत को इस्तेमाल करके हम इसको मुकम्मल करते हैं। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि इनकी जो फॉर्मलाइजेशन डिग्री है वो 1 से 4 की तरफ बढ़ती चली जाती है। इनके टेस्ट चेक नॉर्मली होता है, बड़ी चेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर है तो आएगा। वॉक थ्रू से मजीद फॉर्मलाइज हो जाएगा, मजीद लोग उसके अंदर फीडबैक देंगे, और इंस्पेक्शन मुकम्मल तौर पर एक फॉर्मलाइज्ड ऑप्शन हमारे पास होती है जिनके जरिए से हम एक्सेप्टेंस लेते हैं। और जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है वैलिडेशन ऑफ स्कोप की, दैट इज नॉर्मली डन बाय यूजिंग द इंस्पेक्शन। और ऊपर वाली 3 चीजें आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, और उसमें भी एटलीस्ट टेस्ट चेक तो लाजमी आता है, क्योंकि वो तो लाजमी हर पर्सन जो भी काम करता है वो अपने काम को जरूर चेक करता है कि उसने क्या करना होता है। तो ये टेक्निक है इंस्पेक्शन की। सेकंड टेक्निक यहाँ पे लिखी हुई है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, के जब आप एक्सेप्टेंस लेनी होती है फॉर्मलाइज्ड, तो उसके अंदर हमें बात ग्रुप के अंदर मुख्य लोगों की राय को की बुनियाद पर डिसीजन करना होता है कि ये इसको एक्सेप्ट किया जाए कि ना किया जाए।
तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये आपको याद होगा, इनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स ये 4 होती हैं, जिसमें यूनानिमिटी होती है, मेजॉरिटी होती है, प्लूरैलिटी होती है और डिक्टेटरशिप होती है। तो इनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम इस्तेमाल करके ले सकते हैं। सो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द वैलिडेशन ऑफ स्कोप। आउटपुट देखें क्या आती है इसमें। मेन आउटपुट एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स होती हैं, तो जो एक्सेप्ट डिलीवरेबल हो चुके होते हैं उनको हम फॉर्मलाइज तरीके के साथ रिपोर्ट कर देते हैं बाय हैविंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द रिव्यू टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट डिलीवरेबल। चेंज रिक्वेस्ट हो सकती हैं तो वो रिपोर्ट कर दी जाएंगी। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन होती है जो कि आ रही होती है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा, और कोई किसी किस्म का और डॉक्यूमेंट अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो कर दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वैलिडेट स्कोप। अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो काइंडली अपने माइक को ऑन करें और माइक के अंदर अपना क्वेश्चन करें। जी, वैलिडेट स्कोप की समझ आई है जी? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी, इंस्पेक्शन के अंदर 4 मेन रोल्स होते हैं। एक ऑथर का होता है जिसने बनाया हुआ होता है, वो अपना काम प्रेजेंट करता है। इंस्पेक्टर्स होते हैं जो वैल्यूएट करते हैं, वो एटलीस्ट 2 होते हैं, मल्टीपल भी हो सकते, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द आर्टिफैक्ट और द डिलीवरेबल। राइटर होता है जो कि सारी की सारी जो प्रोसीडिंग चल रही होती हैं इंस्पेक्शंस की, उनको रिकॉर्ड करता है। और जो रीडर है ना, ये कह लें कि रोल कोई ऑथर वाला ही होता है, लेकिन ये अगर सेपरेट रीडर रखना है तो वो भी रख सकते हैं, चॉइस होती है। और जो अगर ऑथर खुद ही उस चीज़ को पढ़ रहा है तो वो ज़ाहिर है कि एक ही पर्सन 2 रोल्स को अदा कर रहा होगा। तो इस तरह से ये 4 रोल्स होते हैं। इसके अंदर जो ऑब्जर्वर का ये लिख रहे हैं ना कमर, ये ऑब्जर्वर जरूरी नहीं हो, ये डिपेंड करता है कि जो बंदा अपने इंस्पेक्शन करवाना चाह रहा है और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अगर समझते हैं कि ऑब्जर्वर्स होने चाहिए तो उनको रखा जाता है। नॉर्मली तौर पे नहीं रखे जाते। जो रोल्स होते हैं सिर्फ वही पर्सन इनको कर रहे होते हैं, क्योंकि ये और मीटिंग जो है वो इन्हीं रोल्स के अंदर रहते हुए करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसमें बाज़ बात बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो उनको नलीफाई करने के लिए नॉर्मली तौर पे जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो उनको मिनिमम रखा जाता है। जो सिर्फ ज़रूरत के होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली ऑब्जर्वर्स नहीं रखे जाते। और भैया अब आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज ऑफ कंट्रोल स्कोप का। कंट्रोल स्कोप का जो प्रोसेस है, जैसे हम शुरू के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज द प्रोसेस कि जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारे डिलीवरेबल्स बन रहे हैं, तो इसके दौरान स्कोप में चेंज आ सकती है, रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट आ सकती है। इसी तरीके के साथ आप अपने लिहाज से जो काम कर रहे होते हैं, जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो सकती हैं और उसकी वजह से स्कोप के अंदर चेंज करनी पड़ सकती है।
तो इन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए और सही तरीके के साथ इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमारे पास स्कोप के रिलेटेड ये प्रोसेस होता है कि इसके अंदर स्कोप के अंदर चेंजेस को देखा जाए, मैनेज किया जाए, अकोमोडेट किया जाए। तो इस प्रोसेस को हम कंट्रोल स्कोप कहते हैं। अब इसके लिए कंट्रोल कहाँ पे कौन सी चेंज आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए और किस तरीके के साथ इसको एड्रेस करना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, शायद अब मुझे जैसा ही याद नहीं है कि हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मैं दोबारा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। दिस इज नोन एज द चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल का प्रोसेस है जो कि अब एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी है प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस जो है ये पैरेलल चल रहा होता है एग्जीक्यूशन के दौरान, और इसके 4 स्टेप होते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एड्रेस हो रही होती हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंज का पहला स्टेप होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अब यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो पहले स्टेप के तौर पे एक फॉर्म उन्होंने पब्लिक किया हुआ होता है कि अगर कोई भी पर्सन महसूस करता है कि करते हुए काम किसी भी लेवल पे, किसी भी नेचर में, किसी नॉलेज एरिया में, अगर वो समझता है कि इसमें चेंज होनी चाहिए तो वो उस फॉर्म के जरिए से रिपोर्ट कर सकता है कि ये चेंज होनी चाहिए। और वो फॉर्म के अंदर नॉर्मली तौर पे इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि नेम ऑफ चेंज, उसका नंबर होता है, उसकी नेचर होती है, किस एरिया के अंदर है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या हैं, किस ऑलरेडी काम जो हो रहा है वो क्या है, चेंज क्या आप चाहते हैं वो क्या है, और उसको फिर हम सबमिट करवा देते हैं। कहाँ पे सबमिट करवाते हैं? एक क्या लें कि फोरम बनाया गया होता है, एक फोरम बनाया गया होता है विच इज नोन एज कंट्रोल चेंज बोर्ड। कंट्रोल चेंज बोर्ड, जरा होल्ड कीजिएगा जी, मैं मोबाइल को ऑफ कर दूं। चेंज कंट्रोल बोर्ड के नाम से एक फोरम होता है, सीसीबी जिसको कहा जाता है, या कह लें कि और भी इसके नाम हो सकते हैं, चेंज कंट्रोल कमेटी हो सकती है, इस तरह का नाम हो सकता है। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आईटी के अंदर, PUC-IT के अंदर कॉलेज काउंसिल इस चीज़ को देख रही होती है कि कोई किसी किस्म की चेंज करनी है तो उस पर डिसीजन करना है। तो ये वाले जो फॉर्म्स होते हैं पहले स्टेप के आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंज, इसके लिहाज से कोई किसी किस्म आप जनरल रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर जब बात रिपोर्ट कर देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, तो दैट इज एक्चुअली दी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंज। तो इसके जरिए से वो सारी की सारी जितनी भी चेंज रिपोर्ट्स होती हैं या आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो इकट्ठी होकर चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास आ जाती हैं, इस फोरम के पास आ जाती हैं। ये फोरम फिर मीटिंग कंडक्ट करता है, जो कि दूसरा स्टेप फिर स्टार्ट हो जाता है चेंज कंट्रोल का, विच इज नोन एज एनालिसिस ऑफ चेंज। कि उस चेंज का एनालिसिस किया जाता है। ये इस जो ये बोर्ड होता है ना, इस पे स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं, टॉप के एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो कि इन चेंजेस के लिहाज से ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं, या वो ये वाला विजन रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं कि चेंजेस के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो पॉलिसी लेवल के लोग होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को और कामों को या प्रोजेक्ट्स को बड़े बेहतर तरीके के साथ समझ रहे होते हैं। वो फिर इन जितनी भी चेंज की रिक्वेस्ट आई हुई होती हैं इन सबको एनालाइज करते हैं कि इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, इनकी कॉस्ट कितनी आएगी, इनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो मेन चीज़ होता है कि उससे हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा और हमारा कस्टमर कितना उससे मुतमिन होगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद ये 2 डिसीजन दे सकते हैं, या तो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। चेंज एक्सेप्ट होगी या फिर नहीं होगी। अगर तो नहीं होगी तो वो चेंज वहीं पे किल हो जाएगी, वो वापस रिलेटेड जो अथॉरिटीज होती हैं या पर्संस होते हैं उनको कन्वे कर दिया जाएगा कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस चेंज कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। वो सारी डिटेल्स बता के उनको बता दिया जाएगा कि इन रीजन की वजह से ये चेंजेस नहीं की जा रही। दूसरा इसमें केस हो सकता है कि चेंज को एक्सेप्ट कर दिया जाए। अब चेंज को अगर एक्सेप्ट किया जा रहा होगा तो ये जो फोरम है ये उसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड करेगा कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो इसको किस तरीके के साथ अकर करवाया जाएगा, ये चेंज किस तरह से हैपन वकूफ पजीर होगी, उसकी पूरी डिटेल देंगे, उसका पूरा प्रोसेस लिखेंगे, उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखेंगे, उसकी कॉस्ट एसोसिएट करेंगे, टाइम एसोसिएट करेंगे, उनके इम्पैक्ट्स देखेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स को मेंशन करेंगे, पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि इस चेंज को अगर करना है तो किस तरीके के साथ किया जाएगा। तो जब ये काम हो जाएगा, इनकी चेंज एक्सेप्ट कर ली जाएगी, तो फिर तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा, दैट इज द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ चेंज। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ चेंज।
उस जो चेंज एक्सेप्ट की गई है वो रिलेटेड पर्सन्स को कन्वे कर दी जाएगी और वहां पे उनको फिर मॉनिटर किया जाएगा कि ये चेंज क्या उसी तरह से अकर हो रही है कि नहीं हो रही है जिस तरीके के साथ इस फोरम ने उनको कन्वे किया, गाइडलाइंस दी हैं, डिटेल्स दी हैं, उस तरीके के साथ उसके इम्पैक्ट्स, इफेक्ट्स, प्रोसीजर्स सारे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कहा जा रहा होगा। वो रिपोर्ट हो रहा होगा, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा होगा और अगर तो वो सही उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से कहा जा रहा है तो वो चीज़ चलती रहेगी। और अगर उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस की ज़रूरत है मजीद या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अगेन यहाँ से आप पहले स्टेप पे आ जाएंगे, वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन पे चले जाएंगे आप, अगेन उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट किया जाएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो देखा जाए, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, फिर उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होगी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा और आखिर में उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसको ऑडिट एंड कंट्रोल कहा जाता है कि जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से उसको रिव्यू किया जाएगा, उसको ऑडिट किया जाएगा और देख लिया जाएगा कि ये सही तरीके के साथ चेंज अगर हो गई है कि नहीं होगी और वही रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑडिट कंट्रोल तकरीबन इकट्ठा चल रहा होता है। तो जैसे ही ये मुकम्मल हो जाती है तो यहाँ से आप साइकिल से बाहर निकल आएंगे, अदरवाइज आप इसी साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं जब तक कि वो चेंज यहाँ तो किल नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, मुकम्मल नहीं कर ली जाती, यहाँ फिर उसके इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं चेंज कंट्रोल के जनरली तौर पे जिनको फॉलो किया जाता है। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ स्कोप के कंट्रोल की या उसके चेंज की बात कर रहे हैं तो यह जाहिर है कि इसके अंदर सिर्फ उसी को देखा जाएगा, लेकिन आप अगर गौर से देखें कंट्रोल का वर्ड पूरे पेज 87 के अंदर कहाँ जहाँ पर भी जिस प्रोसेस के साथ आ रहा है उसमें यही प्रोसेस चल रहा होगा। फर्क सिर्फ ये आएगा कि वो जिस नॉलेज एरिया का है फोकस उस पर होगा। यहाँ पे हमारा फोकस स्कोप के ऊपर था तो स्कोप के रिलेटेड चेंजेस को इसके अंदर मैनेज किया जा रहा होगा। तो ये प्रोसीजर होता है चेंज कंट्रोल का जिसको हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जरा देखें, अलाइन कर लें इसको टूल एंड टेक्निक के साथ। यहाँ पे लिखा गया है वेरिएंस एनालिसिस टूल एंड टेक्निक के तौर पे। कंट्रोल स्कोप की टूल एंड टेक्निक क्या लिखी गई है? वेरिएंस एनालिसिस। इससे मुराद क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंडक्ट द चेंज कंट्रोल। वेरिएंस एनालिसिस मीन्स that it is analysis which tells us or guide us that what was planned and what is actual, and then what is the difference of planned and actual. That is the variance analysis. कि हमने प्लान क्या किया था, उस प्लान के मुताबिक एक्चुअली हमने क्या किया है और दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस है तो वी नीड चेंज कंट्रोल, अगर वो एज इट इज है तो फिर हमें उसी तरीके के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए, वो चीज़ें सही चल रही है। तो पहली चीज होती है वेरिएंस एनालिसिस। ये हम करके देखेंगे आगे कॉस्ट कंट्रोल के अंदर टेक्निक है अर्नड वैल्यू एनालिसिस की, आने वाले दिनों के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे कि अर्नड वैल्यू एनालिसिस की टेक्निक को यूज करते हुए हम किस तरह वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। और वेरिएंस एनालिसिस सारी किस्म के होते हैं, कॉस्ट का भी होता है, टाइम का भी होता है, रिक्वायरमेंट्स का भी होता है। इन तीनों चीज़ों का हम वेरिएंस एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या चेंजेस करनी है और क्या नहीं करनी है। तो ये टूल एंड टेक्निक इसकी वेरिएंस एनालिसिस की डिटेल्स अब इंशाल्लाह ताला जब कॉस्ट का नॉलेज एरिया देख रहे होंगे तो उसमें डिटेल के साथ देखेंगे। आउटपुट्स को देख लेंगे, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आती है इसके जरिए से, जाहिर है कि वो साथ साथ चल रही होती है। चेंज रिक्वेस्ट मजीद कोई आ सकती हैं तो वो भी अब अकोमोडेट की जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की अपडेशंस आती हैं तो उनको देखा जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है तो वो कर दी जाती है। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में नॉर्मली तौर पे कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, जब भी हम स्कोप में चेंज करते हैं तो वो भी अपडेट कर दी जाती है। तो ये था जनाब कंट्रोल स्कोप का प्रोसेस। With this, that is the end of the knowledge area of project scope management.